नमस्कार दोस्तों, साइंस फैंटर यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10 साइंस के 10 क्वेश्चन कराएंगे जो कि रेलवे के पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ LPCV 2 से क्वेश्चन है और कुछ टेक्नीशियन से क्वेश्चन है जो कि मेनली साइंस के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम की उनके लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इस टॉपिक से जो भी उनको आइडिया लग जाएगा कि कैसा साइंस के प्रश्न आ रहे हैं और कैसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। जैसे देखिए, प्रश्न पूछा है 6 कूलाम आवेश को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 140 वोल्ट वाले बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये प्रश्न जो पूछा गया है ये W होता है एक फार्मूला V/Q होता है, उस पर प्रश्न पूछा गया और इस पर हमेशा प्रश्न पूछा गया। ये LPCV 2 में प्रश्न पूछा गया है और इस फार्मूले को तो एकदम रट ही लीजिए क्योंकि इससे हमेशा मतलब एक ना एक न्यूमेरिकल पूछा ही गया है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, विभव का मान दिया है, तो हम विभव का मान दिया है तो हम विभवांतर निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे, जैसे देखिए वोल्ट विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 या इसको V फाइनल माइनस V इनिशियल कर देंगे तो V उसको कहा जाता है। अब देखिए 140 वोल्ट अंतिम बिंदु है, 140 वोल्ट में से हम 120 वोल्ट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट। हमारा विभवांतर आ गया, विभव नहीं विभवांतर आ गया, दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर आ गया 20 वोल्ट। और Q का मान मतलब आवेश का मान कितना है 6 कूलाम। अगर कार्य पूछा है तो W=V/Q पहले ही हम लिख दिए हैं। तो V का मान विभवांतर का मान 20 वोल्ट है और Q का मान कितना है, Q का मान है 6 कूलाम। तो 20 छका कितना होता है 120 जूल। मतलब 120 वोल्ट वाले विभव वाले बिंदु से 140 वोल्ट वाले विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा 6 कूलाम में उसको अगर ले जाएंगे, मतलब 120 वोल्ट वाले बिंदु से 140 वोल्ट वाले बिंदु तक 6 कूलाम में इसको ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा हमको 120 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा होगा। ये LPCV 2 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मतलब इनमें से सही विकल्प सही, मतलब ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है। कहा गया है प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। मतलब प्रति एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन की दर को मतलब या वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये तो बात सही है भाई, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, मतलब अगर समय को हम लोग V-U त्वरण का सूत्र यही होता है और T/T होता है, जहाँ V क्या होता है अंतिम वेग होता है और U क्या होता है प्रारंभिक वेग होता है। और T को अगर 1 मान लें, मतलब एक मान लें, एकांक कहा गया ना, तो वेग परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति एकांक समय वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ये बात सही कहा गया है, इस बात को हम लोग सही मानेंगे। अब चलिए, अब लेकिन हम अन्य ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। वेग समय के साथ नहीं बदलता है, मतलब वेग जो है समय के साथ नहीं बदल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेग का मान समय के साथ नहीं बदल रहा है उसे हम समान गति कहते हैं। समान गति का मतलब क्या है कि जैसे कोई कार है, मतलब एक पहले घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, फिर दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसका मतलब क्या है, समय के साथ उसका वेग नहीं बदला तो उसे हम समान गति कहते हैं। मतलब समय के साथ वेग नहीं बदलता है उसे समान गति कहते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया, असमान गति कहा गया, तो ये भी गलत है। वेग समय के साथ बदलता है। अरे मान लीजिए कोई वही कार, मान लीजिए हम उसी कार को कह रहे हैं जो पहले हम कार को कहे हैं, मान लो वही कार पहले घंटे में 50 किलोमीटर चली, फिर दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर चली, तो ये कौन सा गति हो गया, असमान गति हो गया। असमान गति हो गया, लेकिन इसके बराबर में क्या लिखा है, एक समान गति। इसका मतलब यही बात गलत कहा गया है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण। जैसे कोई फ्रीली मतलब छोड़ दिया जाता है, कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, अगर ऊपर से हम नीचे मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो उस पर कौन सा, पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण उसको नीचे खींचती है, मतलब
तो उस पर कौन सा त्वरण लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जो कि जिसका मान क्या होता है? एक समान होता है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसका मान कांस्टेंट होता है लगभग देखा जाए तो। अगर गिर रहा है तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति असमान त्वरण है, नहीं समान त्वरण है। तो ये भी बात गलत कहा गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मतलब प्रति एकांक समय में वेग परिवर्तन बराबर क्या होता है? त्वरण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, विखंडन के ये नए तरीके किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? प्रोटोजोआ की बात किया गया है। विखंडन मतलब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लेशमानिया। लेशमानिया क्या है? अब समझिए कि ये भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। लेशमानिया मतलब परजीवी है, परजीवी। इसी कारण क्या होता है? कालाजार रोग होता है। इसका वाहक क्या होता है? सैंड फ्लाई होता है। इसका वाहक सैंड फ्लाई होता है और ये एक परजीवी होता है। अब क्या होता है? इसका चपटा शरीर होता है। चपटा शरीर मतलब समझिए कि ये बहुत मतलब छोटा है। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, इसको चपटा शरीर होता है। और इसमें क्या होता है? इसके शरीर मतलब ऐसा होता है, लैंगिट्यूडनल शरीर होता है, मतलब ऐसा होता है। और इसके शरीर में ऐसा मतलब दो ऐसे फ्लैजिला निकला होता है, फ्लैजिलम जिसको कहा जाता है। अगर इसका विखंडन होता है तो ऐसे इसी के लैंगिट्यूडनल मतलब ऐसे होता है विखंडन, मतलब यही दो भागों में बट जाता है। ये अलग जीव बन जाता है, ये अलग जीव बन जाता है। तो इसमें क्या है? विखंडन एकदम निश्चित रूप में है और इसका आकार भी निश्चित है। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या गया है कि विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, विखंडन के ये तरीके किस प्रोटोजोआ में देखा गया है? अब देखिए, इसका विखंडन तो निश्चित तल में हो रहा है, मतलब जब भी होगा तो इसके शरीर के अनुदैर्घ्य मतलब लैंगिट्यूडनल ही होगा और फ्लैजिला के मतलब अनुरूप होगा। जैसे इधर एक फ्लैजिला निकला है और इधर फ्लैजिलम निकला है, इस दोनों के बीच से मतलब शरीर क्या होता है? दो भागों में बट जाता है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसका विखंडन एक निश्चित तल से हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या है? अमीबा। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है और क्या होता है? इसका कहीं से भी एक शरीर जैसे ये है, यहाँ से टूट जाएगा और एक नए अमीबा का निर्माण कर लेगा, मतलब दूसरे अमीबा का, मतलब कहीं से भी इसका आकार अनिश्चित होता है और कहीं से भी टूटकर एक मतलब यहाँ से टूट जाएगा या यहाँ से विखंडित हो जाएगा और विखंडित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है और यही ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मतलब अमीबा का आकार अनिश्चित भी होता है और एक कोशिकीय जीव भी है और इसका विखंडन किसी भी तल से हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब थोड़ा हम लोग प्लाज्मोडियम को भी देख लेते हैं। अब प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन होता है? प्लाज्मोडियम जानते हैं हम लोग का जो मलेरिया जो हमारा बुखार होता है, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कारण होता है। और इसमें क्या होता है? जैसे कोई प्लाज्मोडियम है, कोई संतति कोशिका है, मान लीजिए कोई कैसे होता है इसमें विखंडन? संतति कोशिका क्या है? एक ही बार में कई भागों में बट जाएगी और प्रत्येक संतति कोशिका का निर्माण कर देगी। मतलब ये जो हमारा एक परजीवी है प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, एक ही साथ कई भागों में बट जाएगा और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करेगा, नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करेगा। इसलिए ये ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर ये भी नहीं होगा, मतलब बहुविखंडन की से द्वारा प्रजनन कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा बर्डिंग द्वारा करता है और हाइड्रा एक कोशिकीय जीव नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, ये एक बहुकोशिकीय जीव है। हाइड्रा में क्या होता है? जैसे हाइड्रा का जो शरीर है इसमें से एक बर्ड निकलेगा, बर्ड जिसको मुकुलन कहा जाता है, बर्ड निकलेगा, मतलब पुनरुद्भवन क्षमता मतलब रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा हाइड्रा में पाया जाता है। और क्या होता है? इसके शरीर पे एक बर्ड निकलेगा, मुकुल निकलेगा और वही कुछ समय बाद वो बर्ड इससे टूटकर अलग हो जाएगा और एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। तो ये भी यही हमारा मतलब ये एक निश्चित तल में हो रहा है इसका भी विखंडन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही सुटेबल आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अमीबा। अमीबा का आकार निश्चित होता है और इसका विखंडन किसी भी तल से हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अमीबा होगा। अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अब इस वीडियो के अगले प्रश्न को देखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड दिया गया है, इसको अगर लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे, अगर इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो 2KBr हो जाएगा। हाँ यही होगा, 2KBr हो जाएगा। अब इसका लिखेंगे तो BaI2 हो जाएगा, BaI2 हो जाएगा। और पोटेशियम आयोडाइड 2KI हो जाएगा, ठीक है। और इसका BaBr2 हो जाएगा। देखिए सूत्र नहीं भी लिखेंगे ना तो पहचान जाएंगे। देखिए क्या है, देखिए क्या हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, बेरियम आयोडाइड है, और बन क्या रहा है, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। मतलब देखिए पोटेशियम जो है, पोटेशियम के साथ क्या जुड़ जा रहा है, आयोडाइड, और बेरियम के देखिए पोटेशियम के साथ कौन सा जुड़ रहा है, ये वाला जुड़ रहा है, आयोडाइड जुड़ रहा है, और बेरियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ब्रोमाइड। मतलब दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। आदान प्रदान का मतलब दो जगह से विस्थापन हो रहा है, दो जगह से, मतलब पोटेशियम किसके साथ, आयोडीन के साथ जुड़ रहा है, ब्रोमाइड, बेरियम किसके साथ, ब्रोमाइड के साथ जुड़ रहा है। मतलब ये सब क्या है, आयन है। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। मतलब देख रहे हैं ये जो है पोटेशियम किसके साथ जाकर जुड़ गया है, आयोडीन के साथ, आयोडाइड के साथ जुड़ गया है। अब ये भी ब्रोमाइड किसके साथ जुड़ गया है, बेरियम के साथ जुड़ गया है। तो दोनों आयनों का मतलब क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया है अभिकारकों में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन का मतलब जो जैसे कोई अभिकारक है और कोई कम क्रियाशील अभिकारक है, कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील अभिकारक है। मान लीजिए Fe है, लोहा है, और प्लस क्या है, CuSO4 है। अब क्या करेगा, ये क्या है, सक्रियता श्रेणी में क्या है, Fe जो लोहा है वो कापर से ऊपर है, इसलिए क्या करेगा, इससे क्या करेगा, कापर को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। मतलब ये कापर को विस्थापित कर दिया। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, विस्थापन। मतलब इससे क्या हो गया, SO4 के साथ Fe जुड़ गया और Cu ऐसे बाहर निकल गया। तो इसको क्या, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो गई, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब हम देखिए इसमें अवक्षेप बनता है थोड़ा सा। यहाँ पे जो बेरियम ब्रोमाइड है इसमें एक जरूर ना कहीं मतलब एक अवक्षेप बनेगा, आयनों का आदान प्रदान होगा दोनों अभिकारकों में, तो क्या होगा, एक अवक्षेप जरूर बनता है। तो बेरियम ब्रोमाइड का अवक्षेप बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा संयोजन अभिक्रिया समझ लेते हैं। जैसे CO है, कार्बन है, और O2 है, मिलकर क्या बनाता है, CO2। ऐसे हम संतुलित समीकरण नहीं लिख रहे हैं, समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। अब वियोजन अभिक्रिया क्या है, मान लीजिए COCO3 है, COCO3 है, इसको गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है, Ca और CO2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो क्या हुआ, वियोजन हो गया, मतलब टूट गया। तो डिकम्पोजिशन अभिक्रिया, ये सभी उदाहरण दे दिए। लेकिन हमको पूछा गया है प्रश्न में, ये जो अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है और इसको पहचानना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बायो से प्रश्न है। देखिए थैलेमस जो होता है, थैलेमस मतलब देखिए, जैसे पुष्प तो हमको बनाने नहीं आएगा लेकिन कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए पंखुड़ी है, ये पुंकेसर और इत्यादि हो गया, और ये मान लीजिए ऐसे, ये मादा भाग हो गया पुष्प का, ठीक है। और ये मान लीजिए बाह्यदल पुंज हो गया, एक तरफ का बना रहे हैं, और ये पुष्प हो गया, ठीक है। डंटी हो गया पुष्प का, जो ही बायोलॉजी के भाषा में कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये पुरुष पुंकेसर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए थैलेमस ये वाला भाग होता है, पुष्पासन जिसको कहते हैं। मतलब पूरा पुष्प का जो सभी भाग किस पे टिके होते हैं, थैलेमस पे टिका होता है। तो थैलेमस पे टिका होता है तो इसका निषेचन फर्टिलाइजेशन से कोई इसका मतलब है नहीं। पूरे पुष्प को क्या कर रहा है, सहारा प्रदान कर रहा है।
परागकण और बीजांड। परागकण बीजांड। परागकण क्या होता है, मतलब इसमें से जो पुरुष पुंकेसर से जो कण निकलता है और क्या होता है स्त्रीकेसर पे जाके यहाँ पे मिलता है, और कौन सी प्रक्रिया होती है यहाँ पे, निषेचन प्रक्रिया होती है, युग्मज बनता है, जाइगोट बनता है, और ये हमारा निषेचन प्रक्रिया संपन्न होता है कहाँ, बीजांड में। ये अंडाशय, बीजांड किसका भाग है, अंडाशय का। स्त्री मतलब मादा जननांग जो होता है, पुष्प का मादा जननांग जो होता है वो क्या होता है, स्त्रीकेसर होता है, बीजांड होता है, अंडाशय होता है। तो बीजांड भी इसी का भाग होता है, अंडाशय का। तो बीजांड किसका भाग है, अंडाशय का। और परागकण क्या है, पुंकेसर में बनता है, पुंकेसर में बनता है, मतलब ये नर भाग होता है। तो निषेचन के लिए मुख्य रूप से मतलब नर भाग और मादा भाग को मतलब कहीं पे भी पुष्प में या मतलब जंतु में भी जरूरी होता है। तो परागकण मतलब निषेचन के लिए कौन कौन से पुष्प में आवश्यक अंग होते हैं, तो परागकण होगा, परागकण और बीजांड। और देखिए इसको भी समझ लेते हैं, बाह्यदल क्या होता है। बाह्यदल क्या होता है, देखिए जैसे ये जो हरी पत्ता होता है ना, हरा पत्ता निचले भाग में जो पुष्प को जब कली बनता है तो उसका बाह्यदल का इतना ही काम होता है कि कली बनते समय पुष्प को ढक के रखे। जैसे गुड़हल का फूल देखे होंगे जिसको अड़हुल कहा जाता है, देखे होंगे जब वो मतलब कली रहता है तो चारों ओर से ढका रहता है हरी हरी पत्ती से, उसी हरी पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं। अब क्या है पंखुड़ी। पंखुड़ी क्या होता है, पंखुड़ी आकर्षित करने के लिए होते हैं, जैसे कीटों को आकर्षित करेगा, मतलब क्या करे, आए और इसके पराग कण को अपने पैर या मतलब किसी मतलब शरीर के माध्यम से इसको इस पे ले जाकर रख दें। पंखुड़ी मतलब निषेचन में सहायता करती है, मतलब पंखुड़ी किसी भी पुष्प का पंखुड़ी निषेचन प्रक्रिया में सहायता करता है, लेकिन ये निषेचन का मतलब जो होता है वो प्रजनन के अंग का आवश्यक अंग नहीं है, प्रजनन का आवश्यक अंग नहीं है। पंखुड़ी सिर्फ सहायता करती है किसके लिए, मतलब निषेचन प्रक्रिया होने के लिए, होने में सहायता करती है। पंखुड़ी प्रजनन अंग नहीं होता है, नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, परागकण और बीजांड क्या है, ये दोनों क्या है, निषेचन के लिए प्रजनन के आवश्यक अंग है। क्या है, निषेचन के लिए प्रजनन के आवश्यक अंग है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं, ये जो इंग्लिश में दिया गया है। अब देखिए, जैसे वृद्धि हार्मोन, जैसे हमारे शरीर में क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई तो क्या करता है, ये जो GHRH फैक्टर कहा जाता है, GHRH फैक्टर, आप लोग ये इंटर में जो बायोलॉजी से किए होंगे ना वो पढ़ते हैं, ठीक है। GHRH फैक्टर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये क्या करता है, जैसे ही हमारे मतलब शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, GHRH हार्मोन को रिलीज कर देता है, जिसको GHRH फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है। मतलब वृद्धि हार्मोन को मतलब स्रावित करने वाला फैक्टर मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है GHRH को। अब ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, GHRH फैक्टर को रिलीज कर देता है। अब ये GHRH फैक्टर कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, तो जाता है ये मास्टर ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि के पास जाता है, और पीयूष ग्रंथि के पास जाकर संदेश देता है कि हमारे शरीर में क्या हो गया है, वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई है, और पीयूष ग्रंथि क्या कर देती है, मतलब वृद्धि हार्मोन को स्रावित कर देती है। तो इसमें प्रश्न में बस इतना पूछा गया है, मतलब जब मतलब हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो वृद्धि हार्मोन को मतलब वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले फैक्टर मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त कराता है। मतलब अभी बताए ना कि जैसे ही हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो हाइपोथैलेमस क्या कर देता है, GHRH फैक्टर रिलीज कर देता है, ठीक है। और ये GHRH फैक्टर किसके पास जाता है, पीयूष ग्रंथि के पास, मास्टर ग्लैंड के पास, और मास्टर ग्लैंड क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देती है। तो ये वाला जो GHRH जो है इसको रिलीज करने वाला कौन सा है, तो इसको रिलीज करने वाला कौन, अभी बताए कौन रिलीज कर रहा है इसको, मतलब कौन रिलीज कर रहा है इसको कि, और यही जाके पीयूष ग्रंथि के पास कह रहा है कि हम मतलब शरीर में वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई है।
तो GHRH को कौन रिलीज कर रहा है? तो अभी हम बताए कई बार कि हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, GHRH फैक्टर कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस मतलब GHRH फैक्टर को रिलीज करता है और वृद्धि हार्मोन को पीयूष ग्रंथि से मतलब रिलीज करवाता है। मतलब ये देखा जाए तो ये फैक्टर मतलब रिलीज करवाने का काम करता है, मीडिएटर की तरह कार्य करता है। लेकिन है इसको रिलीज कौन कर रहा है? तो इसको रिलीज कर रहा है हाइपोथैलेमस। अब चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। बहुत ज़्यादा एक प्रश्न पे टाइम दे रहे हैं। चलिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इन अशुद्धियों को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, मतलब जैसे मान लीजिए धातु है, अशुद्ध धातुओं को परिष्करण जो किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा किया जाता है। मतलब क्या किया जाता है कि जैसे जो अशुद्ध धातु है, जैसे मान लीजिए कोई अशुद्ध धातु है, उसका बना दिया जाता है एनोड। अशुद्ध धातु है, उसका क्या बना दिया गया है? एनोड बना दिया गया है, मान लीजिए। और ये एनोड क्या होता है? शुरू में बहुत मोटा होता है, ठीक है, और पतली उसी धातु का मतलब क्या होता है? पतली पट्टी कैथोड बनाया जाता है। ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और इसको किसमें? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसको विलयन में रख दिया जाता है। अब क्या होता है, मान लीजिए तांबा मान लेते हैं। तांबा का हमको शुद्धिकरण करना है परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या है? अशुद्धियों के साथ तांबा है। इसमें क्या है? अशुद्धि भी है। एनोड में क्या है? अशुद्धि भी है और प्लस क्या है? तांबा भी है। और ये क्या है? प्योर CO है, मतलब Cu है, मतलब प्योर तांबा है। और इसमें क्या है? तांबे का कोई विलयन ले लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही हम इसको इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसको माइनस से और इसको प्लस से जोड़कर, तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? इससे जो तांबा होगा इसमें से टूट कर ये किसमें घुल जाएगा? इसमें इसमें जो विलयन लिए हैं हम, सॉल्यूशन जो लिए हैं, इसमें घुल जाएगा। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? विलयन में। और विलयन में जाकर क्या होगा? फिर किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। कैथोड क्या है? निगेटिव है। अब इसके पास जाएगा कैथोड के पास। तो ये जो जितना भी एनोड के पास कॉपर है, वो पहले मतलब किसमें घुल जाएगा? सॉल्यूशन में घुल जाएगा। और सॉल्यूशन से फिर किसके पास जाने लगेगा? तो कैथोड के पास। मतलब इसमें से जो धातु है वो पहले सॉल्यूशन में जा रही है, सॉल्यूशन के बाद किस पे जाकर चिपक जा रही है? कैथोड पे। तो धीरे धीरे क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा? ये कैथोड मोटा होने लगेगा। और इसमें की जो अशुद्धि है वो क्या होगा? वो सॉल्यूशन में नहीं घुल पाएगी। जो ये एनोड पे अशुद्धि है, एनोड के साथ अशुद्धि है, ये सॉल्यूशन में घुल नहीं पाएगी। क्या करेगी? वो एनोड से निकल कर कहाँ? एनोड के नीचे ही बैठ जाएगी। अब जितना देर में ये प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? कुछ देर बाद क्या होगा? कैथोड मोटा होने लगेगा। और क्या होगा? एनोड के नीचे अशुद्धियों का एक मतलब ढेर बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। जो एनोड के नीचे एकत्रित हुई अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। ये कुछ देर बाद एनोड पतला हो जाएगा, कैथोड मोटा हो जाएगा। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये सामान्यतः ज़्यादातर जैसे कापर जैसे धातु के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको उन अशुद्धियों क्या कहते हैं जो कैथोड के नीचे मतलब एकत्रित होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? एनोड पंख हो जाता है। गैंग किसे कहते हैं? जैसे कोई खनिज है, खनिज से में जो अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे तो खनिज में जो मिट्टी चाहे कंकड़ पत्थर जो अशुद्धि होती है, उसे हम लोग गैंग कहते हैं। ये सारे ऑप्शन डिस्कस कर लाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, जब भोजन हम लोग खाते हैं तो मुंह में चबाते हैं पहले। अब मुंह से कहाँ जाती है? मुंह और अमाशय को जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए, ये बनाने तो नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन बस समझने के लिए हम बना रहे हैं। ये लेरिंग्स, ये फेरिंग्स समझ लीजिए। और ये क्या है? ठीक है, ये हमारा, और ये क्या है? ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये पेट है, ठीक है। तो ये हमारा मुंह है, जिसको कैविटी बोला जाता है वो, ठीक है। अब क्या है? अब
मुंह से, और फिर ये है अमाशय। तो मुंह से अमाशय वाली जोड़ने वाली नली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली। तो पहले भोजन कहाँ आता है? मुंह में। मुंह से कहाँ आता है? ग्रास नली में। ग्रास नली से कहाँ आता है? अमाशय में। तो सही क्रम क्या होगा? मुंह, ग्रास नली और अमाशय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मुंह से ग्रास नली और ग्रास नली से अमाशय। अब इस वीडियो के, ये बहुत आसान प्रश्न है। अब हम इस वीडियो के अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को छोड़कर बाकी सभी संयोजिक उत्तक के उदाहरण हैं? देखिए, संयोजिक उत्तक का मतलब क्या है? दो अंगों या दो भागों, शरीर के किन्हीं दो अंगों या दो भागों को जोड़ता है, उसे हम लोग संयोजिक उत्तक कहते हैं। देखिए क्या है, उपास्थि क्या है? उपास्थि न अस्थि है और न मतलब मांसपेशिया है, मतलब दोनों के बीच वाले को क्या कहते हैं? उपास। जैसे नाक, नाक जो बना होता है उपास्थि, इसमें भी, कान में भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे उसमें, स्केलेटन सिस्टम, तो उसमें उपास्थि भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी दो भागों को जोड़ता है। हड्डी भी क्या है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब हड्डी हड्डी को जोड़ता है। ये भी शरीर के दो भागों को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कंधा है और कंधा से शरीर के भाग को जोड़ा है, ठीक है, चाहे ये अंगुलियों को जोड़ा है, तो ये हड्डी के वजह से जुड़ी है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। ट्रैकिड, वाहिनिका, ये क्या है? ये पादप उत्तक का भाग है। पादप उत्तक में किसका भाग है? जाइलम, जाइलम का भाग है। और इसका काम क्या होता है? ये करती क्या है कि जो खनिज और जल का जो है नीचे से, मतलब मिट्टी से पौधों को पहुंचाती है, मतलब ये जाइलम का भाग है। जाइलम क्या है? पादप में अस्थायी उत्तक का एक कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल उत्तक है। अस्थायी उत्तक का प्रकार जो होता है, सरल उत्तक, सरल अस्थायी एक होता है, जटिल अस्थायी होता है। तो जटिल उत्तक का प्रकार है। जाइलम क्या है? जटिल उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है। तो ट्रैकिड क्या है? वाहिनिका क्या है? जाइलम है, जाइलम का भाग है, और ये एक पादप उत्तक है। और ब्लड क्या है? हमारे शरीर के विभिन्न भागों को अवशिष्ट पदार्थ, चाहे गैस और जैसे हार्मोन, इन सभी को हमारे शरीर के अन्य भागों में मतलब प्रवाहित करके, मतलब भेज करके पूरे शरीर के अंगों को क्या करता है? आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। अस्थि भी संयोजी उत्तक है, ठीक है। तो एक को छोड़कर, मतलब इसमें सी ऑप्शन को ही छोड़कर बाकी सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और यही पूछा भी गया है प्रश्न में, लेकिन किस एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है? तो किसको छोड़कर? ट्रैकिड, मतलब वाहिनिका को छोड़कर बाकी सब क्या है? संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इस पर हम ज़्यादा सभी ऑप्शन पर टिक लगा दिए हैं, लेकिन देख लीजिए जिसको हम लोग घेरे हैं, यही क्या है? यही हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस वीडियो का अगला प्रश्न है, साबुन का जलरागी सीरा निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया विलेय होता है, मतलब अभिक्रिया करता है, ठीक है। देखिए, साबुन में क्या होता है? साबुन का मॉलिक्यूल, जब साबुन को हम लोग जल में घोलते हैं, तो साबुन के दो मॉलिक्यूल के दो भाग होते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, एक होता है, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये ऐसे हम थोड़ा चपटा मान रहे हैं, ठीक है। इसका दो सिरा होता है। ये साबुन का मॉलिक्यूल है, इसका दो सिरा होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, या फिलिक का मतलब प्रेम करने वाला। हाइड्रोफिलिक, मान लीजिए ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। ये सिरा क्या है? हाइड्रोफिलिक, HP लिख दे रहे हैं, HP पॉजिटिव, हाइड्रोफिलिक। एक होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से विकर्षण करने वाला। विकर्षण मतलब नफरत करने वाला। नफरत मतलब सब इसको निगेटिव से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब डरने वाला, पानी से डरने वाला। अब ये साबुन का मॉलिक्यूल जो है, इसके दो मॉलिक्यूल के दो भाग हो गए। एक हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्रेम करने वाला, और हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? जैसे इसी में हम लोग समझ लें साबुन के सफाई की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, अब ये जो हाइड्रोफिलिक होता है, वो पानी के साथ मतलब प्रेम करता है, तो पानी के साथ चिपका रहता है, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से डरता है, चाहे पानी से विकर्षण करता है। लेकिन ये किससे प्रेम करता है? तो हमारे शरीर या कपड़े में जो गंदगी होता है उससे प्रेम करता है। जैसे ऑयल के पार्टिकल्स हो गए, ऑयल का पार्टिकल्स हो गया, चाहे गंदगी, चाहे डर्ट हो गया, ये HP निगेटिव मतलब हाइड्रोफोबिक किससे प्रेम करता है? डर्ट मतलब धूल के कण, ऑयल के कण, या मतलब जितना भी गंदगी है हमारे शरीर में, उससे प्यार करता है। और ये पानी से प्यार करता है, ठीक है। तो ये पानी की तरफ जुड़ जाता है, और ये किधर? जो हमारे शरीर में गंदगी है, ऑयल के कण, धूल के कण, उससे जुड़ जाता है।
और ये क्या करता है, एक मिसेल। अब ये दोनों देखिए, ये हेड है, इसको मान लीजिए हेड और इसको मान लीजिए टेल। ये हेड और टेल दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मतलब इससे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारे शरीर के डर्ट पार्टिकल से जुड़ गया और ये पानी से जुड़ गया। अब क्या करेगा, ये डर्ट पार्टिकल को ये खींच कर बाहर लाएगा। जैसे ही हम कपड़ा को झटकेंगे या वॉशिंग मशीन में घुमाएंगे या हमारे शरीर में रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्या अब बन गया, इसी को हम लोग मिसेल कह देते हैं। ये पानी से जुड़ गया, हाइड्रोफिलिक वाला भाग, और हाइड्रोफोबिक वाला किससे जुड़ गया, डर्ट पार्ट से जुड़ गया, डर्ट भाग से जुड़ गया। किससे, हमारे शरीर के ऑयल पार्टिकल्स हो गए या गंदगी हो गए, उनसे जुड़ गया। और ये किसका निर्माण कर दिया, मिसेल का निर्माण कर दिए। यही होता है साबुन का मतलब सफाई करने की प्रक्रिया होता है। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग झटकेंगे, ये गोलाकार होता है, मिसेल का कैसा आकार होता है, लगभग गोलाकार माना जाता है, ठीक है। अब ये मिसेल बन गया, और जैसे ही हम अपने शरीर को रगड़ेंगे या झटकेंगे, कपड़े को झटकेंगे या तेज़ घुमाएंगे तो क्या होगा, ये मिसेल क्या होगा, हमारे कपड़े या शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा और पानी में घुल जाएगा। तो ये मतलब हमारा क्या हो जाएगा, शरीर या कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। यही होता है हमारे साबुन का सफाई की प्रक्रिया होती है। तो इसमें पूछा है कि जल रागी सीरा मतलब देखिए हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में हाइड्रोफिलिक बोले हैं। हाइड्रोफिलिक को क्या बताए, ये पानी से प्रेम करने वाला। तो हाइड्रोफिलिक किससे प्यार करता है, जल से, वाटर से। हाइड्रोफोबिक किससे प्यार करता है, तो डर्ट पार्टिकल जैसे मतलब ऑयल पार्टिकल्स हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, इससे प्यार करता है, ठीक है। तो साबुन का जलरागी सीरा निम्नलिखित में किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो जल से अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो शायद ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, हम जानते हैं, लेकिन जो भी हम बताए हैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश किए हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, लगभग जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको सारे ऑप्शन को समझाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ताकि हम और भी ऐसे MCQ वीडियो चाहे PY की वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।